सुबह सर भी पोर्टल में। सो गाइस, विजन पेटी 365 का इकोनॉमी का यह पार्ट थर्ड है। सो आई होप कि आप जैसे हर पार्ट को अपना प्यार दे रहे हैं, वहाँ पर अपनी अंडरस्टैंडिंग बना रहे हैं, इस पार्ट को भी आप इंजॉय करेंगे। देखिए, ऐसा है ना कि मैं पूरा एक तरफ से सारे पार्ट को कवर नहीं कर रहा हूँ। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि प्रीवियस के पेपर का जो ट्रेंड रहा है ना क्वेश्चन पूछने का, कि किन किन सेक्टर से पूछते हैं। जैसे बैंकिंग से इकोनॉमी का जो क्वेश्चन है, बैंकिंग से सबसे ज़्यादा उठता है। मैंने उसको करा दिया पार्ट फर्स्ट में। उसके बाद एग्रीकल्चर सेक्टर से क्वेश्चंस अच्छे लेवल पे उठते हैं, उसको भी मैंने करा दिया। ठीक है, जो पार्ट थर्ड है, इसका जो चैप्टर है वह है अवसंरचना क्षेत्र, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। ठीक है, सो आई होप सो कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखिए, जो विजन पेटी 365 की जो मैगजीन होती है, यह एक साल का टोटल कंपाइलेशंस होता है करंट अफेयर का, इंडिविजुअल सब्जेक्टों का। ये काफ़ी नॉलेज वेटेड होता है। ठीक है, जिन्होंने एक साल का पूरा कंप्लीट करंट अफेयर पढ़ते आया है, उसके लिए तो ये बिल्कुल एक रिवीजन मॉड्यूल की तरह है। लेकिन जो स्किप कर चुके हैं, जो किसी भी कारणवश रेगुलर नहीं पढ़ पाए हैं, सो उनको पूरा कवर करना बिल्कुल एकदम टेढ़ी खीर के बराबर है। क्यों? आप पढ़ तो लोगे, बहुत बड़ी बात नहीं है। 160 पेज, 150 पेज का मैगजीन बहुत बड़ी बात नहीं है आपके लिए, पढ़ना पढ़ लोगे। लेकिन क्या इसका जो पूरा वेटेज है एग्ज़ाम तक आप लेकर जा पा रहे हो? ठीक है, क्योंकि ये जो टाइमिंग है ना, काफ़ी प्रेशर का टाइमिंग है। हमें टेस्ट पेपर भी सॉल्व करना है, हमें मैगजीन भी पढ़ना है, हमें स्टैटिक डायनेमिक सब कुछ लेकर चलना है। इसलिए सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट की पर चलो, जो इम्पोर्टेंट की पॉइंट है उसको लेकर चलो। अगर उससे क्वेश्चन बनना है तो बन जाएगा, अदरवाइज़ ये मगअप आप नहीं कर पाओगे। तो सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर चलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का जो पहला टॉपिक है, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति। ठीक है, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी, NLP, इसको आप याद रखना। चलिए, प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति का अनावरण किया है। इसका उद्देश्य देश भर में वस्तुओं की बाधा रहित आवाजाही को बढ़ावा देना है। इसके अलावा घरेलू वैश्विक बाजारों में भारतीय वस्तुओं की प्रतिस्पर्धात्मक में सुधार लाना और इसका उद्देश्य है। सो आई होप हम समझ गए कि इस नीति का, इस पॉलिसी का क्या उद्देश्य है। भारत में लॉजिस्टिक्स है, इसका अगर परिवेश की बात करें तो संसाधनों की प्राप्ति या उत्पादन, भंडारण और अंतिम गंतव्य पर पहुंचने तक उसके परिवहन के प्रबंधन की समग्र प्रक्रिया को लॉजिस्टिक कहा जाता है। देखिए, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि लॉजिस्टिक किसको कहते हैं। आई होप सो कि बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि लॉजिस्टिक होता क्या है। लोग, बहुत ज़्यादातर लोग लॉजिस्टिक ये सोचते हैं किसी भी सामान को जो गोडाउन होता है वहाँ पे रखना। नहीं, देखिए, संसाधनों की प्राप्ति या उत्पादन, यानी कोई भी संसाधन है उसको उत्पादन से लेकर, भंडारण से लेकर अंतिम गंतव्य तक पहुंचाने। ठीक है, और उसमें पहुंचाने में जो परिवहन का प्रबंधन, जो परिवहन का इस्तेमाल होता है, इन सारी प्रक्रियाओं को हम लॉजिस्टिक्स कहते हैं। ठीक है, लॉजिस्टिक अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। ठीक है, लॉजिस्टिक क्षेत्र वर्ष 2021 में 250 बिलियन डॉलर से अधिक का था। वर्ष 2025 में इसके 380 बिलियन डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। तो आई होप सो आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, वैश्विक लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2018 में भारत का जो स्थान है वो 44वां नंबर का आया है। ठीक है, 44 नंबर का है 2018 के सूचकांक के अनुसार। ग्लोबल लेवल पर यह रैंकिंग विश्व बैंक द्वारा जारी किया था। अगर ये बात पूछ लिया ना कि जो वैश्विक लॉजिस्टिक इंडेक्स है, ठीक है, वैश्विक लॉजिस्टिक जो इंडेक्स है वह कौन जारी करता है, तो आपको बताना है कि यह जो जारी करता है वह वर्ल्ड बैंक जारी करता है। ठीक है, अभी तक 2018 का जो इंडेक्स जारी हुआ है उसमें जो भारत की स्थिति है 44 नंबर की है। ठीक है, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति जो NLP है, क्या है यह? त्वरित और समावेशी विकास के गति देश में तकनीकी रूप से सक्षम, एकीकृत, लागत कुशल, लचीला, टिकाऊ और विश्वसनीय लॉजिस्टिक
इकोसिस्टम विकसित करना। और जो नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी है, इसके अगर स्तंभ की बात करें तो 4 प्रमुख स्तंभ हैं, ठीक है। कौन कौन से? सो यहाँ पर देखिए, यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म ULIP, यूलिप भी इसको कहते हैं। दूसरा है डिजिटल सिस्टम का एकीकरण, IDS भी कहते हैं इसको, ठीक है। ईज ऑफ लॉजिस्टिक, लॉन्ग्स भी कहते हैं। और चौथा है सिस्टम इम्प्रूवमेंट ग्रुप, SIG भी कहते हैं, ठीक है। आप इसको देख लेना एक अपने अवेयरनेस के लिए, ओके। नेक्स्ट है PM गति। देखिए, जो भी चीज़ें मैं स्किप करूँ, ऐसा नहीं कि स्किप कर रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके या आपके पास अगर मैगजीन है तो वहाँ से आप इसको देख लेना। मैं सिर्फ और सिर्फ की पॉइंट पे चल रहा हूँ क्योंकि समय बहुत कम बचा है, पूरा का पूरा मगअप नहीं किया जा सकता। सो जितना कोशिश किया जा सके कि प्रीलिम्स में हमसे बातें डील हो जाए, और एक बार जब आप पेपर दे लेंगे तो आई होप सो कि आप इसकी इम्पोर्टेंस को जान जाएंगे और रीडिंग की इम्पोर्टेंस को जान जाएंगे। और ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा एकाग्र यहाँ से आती हैं। एक होता है कि ना, जो एक साल का पूरा कंप्लीट मैगजीन नहीं कवर करता है, उसके लिए एक बहुत अच्छा रिसोर्स है विजन PT 365। यहाँ से चीज़ें कवर हो जाती हैं, आपको एक सेल्फ रिस्पेक्ट भी अपने में आ जाती है कि भाई मैंने एक साल का टोटल कंप्लीट कर लिया है। रही बात रिविज़न करते हैं नहीं करते हैं, वहाँ पे डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है PM गति शक्ति। सो क्या है, पिछले साल सरकार ने PM गति शक्ति के तहत अलग अलग परियोजनाओं में 197 महत्वपूर्ण और सूचनात्मक जो कमियां हैं को पहचान की थी। सो जो PM गति शक्ति है उसके 6 स्तंभ कौन से हैं? व्यापकता, कंप्रिहेंसिवनेस, नेक्स्ट है प्राथमिकता, नेक्स्ट है अनुकूलन, चौथा नंबर है समन्वय, पांचवा नंबर है विश्लेषणात्मक, और छठवां नंबर है डायनेमिक यानी गतिशील, ठीक है। जो PM गति शक्ति है क्या है? सो PM गति शक्ति या मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए राष्ट्रीय मास्टर प्लान NMP 16 मंत्रालयों के अंतर्गत वर्तमान में जारी और भावी परियोजनाओं के व्यापक डेटाबेस हेतु एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ठीक है। उद्देश्य की बात करें तो अतीत के अनुभवों से सीखकर और 6 स्तंभों के माध्यम से बेहतर दक्षता प्राप्त करके अगली पीढ़ी की और संरचना का निर्माण करना, ठीक है। सो आई होप आप इसका उद्देश्य समझ गए। मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि जो पिछले हमारे काम हुए हैं, उनके योजनाएं, उनके अनुभवों से सीखकर और 6 जो स्तंभ हैं, ठीक है, इनके माध्यम से बेहतर दक्षता प्राप्त करके अगली पीढ़ी की और संरचना का निर्माण करना PM गति शक्ति का उद्देश्य है। इसमें मौसम और संरचना, वनों, नदी, जिला की सीमाओं से संबंधित 200 लेयर्स से अधिक का भू स्थानिक डेटा एकत्रित किया गया है, ठीक है। सो आई होप सो कि आप PM गति शक्ति को समझ पाए हैं, ठीक है। भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू सूचना विज्ञान संस्थान, ठीक है। विसाग-N क्या है? सो विसाग-N एक स्वायत्त वैज्ञानिक सोसाइटी है। सो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। यह सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत MIETY के अधीन पंजीकृत है। अब कहेंगे कि MITY क्या है? सो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशंस टेक्नोलॉजी, ठीक है, के अधीन पंजीकृत है। अगर क्वेश्चन से आ जाता है ना कि जो विसाग-N है वो किसके तहत पंजीकृत है, तो आप बताएंगे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशंस टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसके 3 मुख्य डोमेन है क्या? उपग्रह संचार, भू सूचना विज्ञान, भू स्थानिक प्रौद्योगिकी, ओके। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक लॉजिस्टिक्स इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेजेस, लीड्स 2022 रिपोर्ट क्या है? सो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने लॉजिस्टिक इज अक्रॉस डिफरेंस जो लीड्स है 2022 का रिपोर्ट जारी किया है। सो इस मंत्रालय का भी नाम याद रखना कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने लीड्स रिपोर्ट 2022 का सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी किया है। लीड्स एक स्वदेशी डेटा संचालित सूचकांक है। यह सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लॉजिस्टिक और सूचना सेवाओं
और मानव संसाधनों का आकलन करता है। सो आई होप सो कि आप समझ पाए कि लीड्स क्या करता है। यह लॉजिस्टिक क्षेत्र की दक्षता को बढ़ाने का एक प्रमुख साधन है। यह वैश्विक मानक की तुलना में लॉजिस्टिक लागत को कम करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करता है। ठीक है, इसे पहली बार वर्ष 2018 में 18 में लॉन्च किया गया था। तो आई होप कि आप इसके इम्पोर्टेंस को भी आप समझ पा रहे हैं। ठीक है, सो ये 2018 में पहली बार लॉन्च किया गया था। लीड्स 2022 में वर्गीकरण आधारित ग्रेडिंग प्रणाली को अपनाया गया है। पिछले संस्करण सभी राज्यों की रैंकिंग प्रणाली पर आधारित है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। सो हाल ही में सरकार ने चेन्नई के पास भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित करने हेतु रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के साथ अनुबंध किया है। ठीक है, सो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क क्या है? यह एक इंटर मॉडल मॉल प्रबंधन इकाई के रूप में कार्य करेगा। इस इकाई में गोदाम, ठीक है, समर्पित कोल्ड चेन सुविधाएं, फ्रेट कंटेनर टर्मिनल्स, बल्क कार्गो टर्मिनल्स आदि शामिल हैं। इसके अगर उद्देश्य की बात करें तो माल ढुलाई समेकन को केंद्रीकृत करना, अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप लॉजिस्टिक की लागत को सकल घरेलू उत्पाद के 14% से कम करके 10% पर लाना। ठीक है, सो आई होप इसको याद रखने। भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान की घोषणा की थी। इसके तहत जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है के कारण के लिए सार्वजनिक नीति निजी भागीदारी, ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के माध्यम से अनुबंध किया जाएगा। ठीक है, भारतमाला परियोजना वर्ष 2017 में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने शुरू की थी। यह राजमार्ग क्षेत्र के लिए एक छत अम्ब्रेला कार्यक्रम है। यह देश भर में माल ढुलाई और यात्री आवाजाही की दक्षता को बढ़ाकर उसका लाभ प्राप्त करने पर केंद्रित है। तो आई होप सो कि यहाँ से हमें पता चला कि भारतमाला परियोजना कब आया था और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रेलवे। ओके, सो भारतीय रेल की अगर बात करें तो आकार के हिसाब से विश्व में चौथे सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। भारत में 3 तरह के गेज, ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज पर संचालित होती है। रोजाना 13,000 से अधिक यात्री ट्रेन और 9,000 मालगाड़ियों का संचालन करता है। भारतीय रेल को 17 जोन में बांटा गया है। ठीक है, इन्हें भी डिवीज़न में बांटा गया है। ठीक है, 2050 तक रेल गतिविधि का कुल वैश्विक हिस्सा 40% के आसपास पहुंच जाएगा। रेल बोर्ड की जो अध्यक्षता चेयरमैन रेलवे बोर्ड करता है, इसका अध्यक्ष रेल मंत्रालय को रिपोर्ट करता है। अगर राष्ट्रीय रेल योजना NRP की बात करें तो जो राष्ट्रीय रेल योजना है के तहत सरकार ने भविष्य के लिए तैयार रेल प्रणाली की योजना निर्मित की है। इसमें माल ढुलाई में रेलवे का आदर्श हिस्सा 45% है। जो राष्ट्रीय रेल योजना है के भाग के रूप में विजन 2024 लॉन्च किया गया है। कुछ अति महत्वपूर्ण परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने पर केंद्रित है। ठीक है, रेलवे में नवाचार की अगर बात करें तो भारतीय रेल नवाचार नीति शुरू की है। इसका उद्देश्य नवाचारों का वित्त पोषण करना है। ठीक है, अगर विशेषताओं की बात करें इस नीति का तो इस नीति के तहत जो इंडियन रेलवे है स्टार्टअप्स द्वारा किए गए इनोवेशंस को सीधे उन्हीं से खरीदेगा। इसके लिए वह उन स्टार्टअप्स में निवेश करेगा। इससे इंडियन रेलवे के लिए नवीन तकनीकी समाधानों का विकास करने हेतु स्टार्टअप्स को 1.5 करोड़ रुपए का सीड मनी दी जाएगी। सीड मनी क्या होता है? सो सीड कैपिटल यानी मनी किसी स्टार्टअप को शुरू करने हेतु उपयोग किया जाने वाला वित्त पोषण होता है। तो आई होप सो आप समझ गए कि सीड मनी क्या होता है। ठीक है, अगर इस नीति के उद्देश्य की बात करें तो इंडियन रेलवे की गुणवत्ता, विश्वसनीयता, रखरखाव से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए लागत प्रभावी, कार्यान्वयन योग्य, मापनीय समाधान विकसित करना और कार्यात्मक प्रोटोटाइप और अभिनव उत्पाद बनाना। ठीक है,
नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वह है एल्युमिनियम से निर्मित रेल बोगियाँ। केंद्रीय रेल मंत्री ने देश की पहली एल्युमिनियम बोगी वाली मालगाड़ी को हरी झंडी दिखाई है। इसका जो विनिर्माण है बेस्को लिमिटेड, वैगन विजन डिविजन्स और एल्युमिनियम क्षेत्र की अग्रणी कंपनी हिंडाल्को के सहयोग से किया गया। मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, आप इसको प्लीज़ नोट डाउन कर लेना कि बेस्को लिमिटेड, वैगन डिविजन्स और एल्युमिनियम क्षेत्र की, यानी आप ये दो नाम याद रखोगे, वेस्को लिमिटेड, वैगन डिविजन्स और हिंडाल्को। ठीक है, हिंडाल्को मुख्यतः एल्युमिनियम क्षेत्र की एक अग्रणी कंपनी है के सहयोग से इसका निर्माण किया गया है। वर्तमान में राजधानी और शताब्दी जैसी जो भारतीय हाई स्पीड जो ट्रेन है उसमें स्टेनलेस स्टील से बनी लिंक्ड हाफमैन बुश बोगियों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगर महत्व की बात करें तो कम कार्बन फुटप्रिंट का निर्माण होगा एल्युमिनियम की बोगी इस्तेमाल करने से। यदि 15 से 20% तक की एल्युमिनियम निर्मित रेल निर्माण को अपना लिया जाता है तो इसमें 25 लाख टन तक कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने में मदद मिल सकती है। ठीक है, और जो एल्युमिनियम होता है यह पुनर्चक्रण के भी योग्य होता है। 100 का 100% पुनर्चक्रण इसका किया जा सकता है। ठीक है, और ये जंग रोधी होने के कारण इसके रखरखाव में भी लागत कम आता है। सो आई होप इसके इम्पोर्टेंस को आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है रेलवे से जुड़े अन्य घटनाक्रम, उसमें है भारत गौरव ट्रेन। भारत गौरव जो योजना है के तहत कोयंबटूर उत्तर से साईनगर शिरडी के लिए भारत गौरव ट्रेन की पहली सेवा शुरू की गई है। भारत गौरव ट्रेन का जो थीम आधारित ट्रेन है इन्हें नवंबर 2021 में भारतीय रेलवे ने शुरू किया था। लक्ष्य की बात करें तो भारत की समृद्ध संस्कृति, विरासत और शानदार ऐतिहासिक स्थलों को भारत और विश्व के लोगों को दिखाना। सो आई होप आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, इस योजना का उद्देश्य थीम आधारित ट्रेनों के संचालन हेतु पर्यटन क्षेत्र के पेशेवरों की प्रमुख क्षमता का लाभ उठाना। इससे भारत की विशाल पर्यटन क्षमता का दोहन हो सकेगा और उससे जो राष्ट्र है उसको इनकम भी होगी। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट भी पैदा होगा। भारत गौरव योजना के दिशा निर्देश इंडिया रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC द्वारा पहले से चल रही पर्यटक सर्किट ट्रेनों के साथ साथ बौद्ध सर्किट पर्यटन ट्रेनों पर भी लागू होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल। ये क्वेश्चन स्टेट क्वेश्चन में 100% बन सकता है कि चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचे रेलवे पुल ओवरचार्ड डेक के दो सिरों को जोड़ने वाले गोल्डन ज्वाइंट अर्थात आखिरी जोड़ को लगाया गया है। इस पुल की जो लंबाई है 1.3 किमी है। यह चिनाब नदी के तल से 359 मीटर के ऊपर अवस्थित है। यह पुल एफिल टावर से 30 मीटर ऊंचा है। सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट। यह पुल कश्मीर को हर मौसम में रेल कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। साथ ही यह कटरा से बनिहाल तक एक महत्वपूर्ण लिंक बनाएगा जो कश्मीर रेलवे परियोजना के उधमपुर श्रीनगर बारामूला खंड का एक हिस्सा है। नेक्स्ट हमारा है वंदे मेट्रो हाइड्रोजन तेल ट्रेन। सो वंदे मेट्रो हाइड्रोजन जो ट्रेन है भारत में डिज़ाइन और निर्मित की गई है। यह ट्रेन वर्ष 2023 में शुरू की जाएगी। जर्मनी पहला देश है जिसने अगस्त माह में दुनिया में पहली बार हाइड्रोजन से संचालित ट्रेन का परिचालन शुरू किया था। अगर ये भी क्वेश्चन आ गया कि दुनिया में ऐसा कौन सा कंट्री है जिसने कि पहला हाइड्रोजन निर्मित ट्रेन चलाया था तो आपका आंसर होगा जर्मनी। ठीक है, यह ट्रेन बहुत कम शोर मचाती है और कोई प्रदूषण नहीं फैलाती है। यह केवल भाप और वाष्पित जल का उत्सर्जन करती है। ठीक है, नागर विमानन क्षेत्र में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है राष्ट्रीय वायु खेल नीति। ठीक है, NSP 2022। नागर विमानन मंत्रालय ने राष्ट्रीय वायु खेल नीति NASP नेशनल एयर स्पोर्ट पॉलिसी जारी की है। जो NASP है का लक्ष्य है हवाई खेलों के लिए सुरक्षित, वहनीय और संधारणीय परिवेश प्रदान करना। इसका उद्देश्य क्या है? हवाई खेलों में अवसंरचना, उपकरण, संचालन, रखरखाव, प्रशिक्षण सहित सुरक्षा के लिए भी बेहतर अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं को अपनाना। वैश्विक हवाई खेल योजनाओं की अगर बात करें तो भारतीय खिलाड़ियों की भागीदारी को
सफलता को बढ़ाना। ठीक है, आत्मनिर्भर भारत अभियान के अनुरूप भारत में हवाई खेल उपकरण के डिज़ाइन, विकास और निर्माण को बढ़ावा देगा। इसका विजन 2030 तक भारत को हवाई खेलों में शीर्ष पर रहे देशों को शामिल करना है, शीर्ष में रहे देशों में शामिल करना है, सॉरी। ठीक है, इस नीति के तहत 11 हवाई खेलों को बढ़ावा दिया जाएगा। इसमें शामिल हैं एरोबेटिक्स, एरो मॉडलिंग, रॉकेटरी, बैलूनिंग, पैराशूटिंग, पैराग्लाइडिंग, पैरा मोटरिंग etc। ठीक है, सो आई होप सो आप इसका समझ गए। अगर क्वेश्चन यहाँ से बनता है तो मंत्रालय भी हमने देख लिया और इससे जुड़े कंटेंट देख लिया, तो आई होप सो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो ठीक है, डील होगा, अदरवाइज एलिमिनेट करके भी हमको राइट आंसर तक जाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है नागर विमानन क्षेत्र से जुड़े अन्य घटनाक्रम। इसमें टॉपिक है विमान सुरक्षा रैंकिंग क्या है। सो इस नवीनतम रैंकिंग के अनुसार भारत 48वें स्थान पर पहुंच गया है। वर्ष 2018 में भारत 100 दूसरे स्थान पर था। भारत का विमान क्षेत्र दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमान बाजार बन गया है। उम्मीद है कि 2030 तक भारत की हवाई क्षमता सालाना 1 बिलियन यात्राओं की हो जाएगी। रैंकिंग की अगर बात करें तो इसे अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन द्वारा जारी किया जाता है। इसमें 187 देश की रैंकिंग प्रदान की गई है। इस रैंकिंग में सिंगापुर शीर्ष स्थान पर है और भारत 102 स्थान पर है। ठीक है, यह सूचना सुरक्षा और निरीक्षण प्रणाली के 8 महत्वपूर्ण घटकों को मापता है। इसमें प्राथमिक विमानन कानून, सुरक्षा संबंधी मुद्दों का समाधान आदि शामिल है। नेक्स्ट हमारा इसमें टॉपिक है विमान संशोधन अधिनियम 2020। और विमान संशोधन अधिनियम 2020 ने DGCA को दीवानी न्यायालय की शरण लिए बिना जुर्माना लगाने का अधिकार दे दिया है। सो ये क्या है DGCA? सो ये होता है डायरेक्टरेट जनरल्स ऑफ सिविल एविएशन। ठीक है, सो जो डायरेक्टरेट जनरल्स ऑफ सिविल एविएशन है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नागर विमानन के क्षेत्र में विनियामक निकाय है। यह सुरक्षा निरीक्षण करने और अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन ICAO के साथ विनियामक कार्यों के समन्वय के लिए उत्तरदायी है। इसे विमान संशोधन अधिनियम 2020 ने एक वैधानिक निकाय का दर्जा प्रदान किया है। सो आई होप इसको आप समझ गए। सो हल्का हल्का बस पॉइंट को आप लेकर चलना है यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है लैंडलॉर्ड पोर्ट मॉडल। ठीक है, सो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला भारत का पहला महापत्तन बन चुका है। ठीक है, तो भारत में बंदरगाह और लैंडलॉर्ड पोर्ट मॉडल क्या है। तो भारत में पत्तनों को भारतीय पत्तन अधिनियम 1908 के अनुसार महापत्तन केंद्र सरकार के तहत और लघु पत्तन राज्य सरकार के तहत के रूप में वर्गीकृत। आई होप सो इस लाइन को प्लीज़ आप याद रखना। मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, भारत में पत्तनों का भारतीय पत्तन अधिनियम 1908 के अनुसार महापत्तन जो होते हैं केंद्र सरकार के तहत और लघु पत्तन राज्य सरकार के तहत वर्गीकृत किया गया है। सार्वजनिक निजी भागीदारी लैंडलॉर्ड पोर्ट मॉडल विशेषता क्या है। इस मॉडल में पत्तन प्राधिकरण विनियामक संस्था और लैंडलॉर्ड यानी स्वामी के रूप में कार्य करता है। वहीं पत्तन का संचालन विशेषकर कार्गो हैंडलिंग निजी कंपनियों के हाथों में होता है। ठीक है, इसका उद्देश्य निर्णय लेने की प्रक्रिया का विकेंद्रीकरण करना और साथ ही महापत्तनों के संचालन में पेशेवर क्षमता को बढ़ावा देना। नेक्स्ट हमारा इसमें टॉपिक है भारत का पहला हरित पत्तन और पोत परिवहन के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र, इंडिया फर्स्ट नेशनल जर्नल ऑफ एक्सीलेंस फॉर ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग, NCOEGPS। ठीक है, सो जो NCOEGPS है को पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने शुरू किया है। ठीक है, सो जो भारत का ये जो पहला हरित पत्तन और पोत परिवहन के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र है। ठीक है, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय की एक तकनीकी शाखा के रूप में कार्य करेगा। यह केंद्र सागरमाला कार्यक्रम के ढांचे के तहत कार्य करेगा। यह केंद्र भारत में हरित पोत परिवहन यानी ग्रीन शिपिंग के लिए विनियामक ढांचा और वैकल्पिक प्रौद्योगिकी अपनाने पर रोड मैप विकसित करेगा। जो इसका उद्देश्य है पोत परिवहन क्षेत्र में कार्बन उदासीनता और चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना। देखिए पूरा का पूरा मतलब यही है, प्लीज़ आप इसको समझना कि ये क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, इसका जो मेन उद्देश्य है
कार्बन उदासीनता और चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना। ठीक है, सो आई होप इसको समझ गए। ठीक है, हरित पोत परिवहन का अर्थ पोतों से उत्सर्जित प्रदूषकों से पर्यावरण की रक्षा के लिए लोगों या वस्तुओं के पोत द्वारा परिवहन में न्यूनतम संसाधनों और बहुत कम ऊर्जा का उपयोग करना। ठीक है, सो इसका मेन लक्ष्य है। ये मंत्रालय याद रखना कि जो भारत का पहला हरित पत्तन और पोत परिवहन के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र है ना, NCOEGPS, यह पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, इसके तहत यह शुरू किया गया है। उद्देश्य क्या है कि जो कार्बन है वो उत्सर्जित ना हो, ना के बराबर हो। ठीक है, और चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिले। ठीक है, चलिए, सो एवरीबॉडी, आई होप सो कि आपको ये सेगमेंट एग्ज़ाम के रिलेवेंट लगा होगा। अगर आपको यहाँ से कुछ कमी लगता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उसको सुधारने की कोशिश की जाएगी। अगर यहाँ से लगता है कि शॉर्ट नोट्स अच्छे से बनाया जा सकता है तो प्लीज़ आप जितना जल्दी हो सके रिवीजन कर लो। अगर वीडियो से आप शॉर्ट नोट बना के रिवीजन करोगे ना तो मुश्किल से 20 से 25 मिनट में आप पूरी की पूरी सेगमेंट को तैयार कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।